जैन फ्रेंड्स और जुड़े हैं आप ट्रिक्स ऑनलाइन क्लासेस पे। प्यारे बंधु, आपको हम इनसे पढ़ाने वाले हैं हिस्ट्री, और ये जो है चैप्टर 2 है, और चैप्टर 2 है ये क्लास 12 हिस्ट्री चैप्टर 2 है। प्यारे बंधु, क्लास 12 हिस्ट्री यानी इतिहास चैप्टर 2, और आपका चैप्टर का दूसरा का नाम है राजा, किसान और नगरीय आरंभिक राज्य और उनकी अर्थव्यवस्थाएं। तो प्यारे बंधु, इसका जो है सबसे पहले आपको हम इसमें जो है उसका जो है इसका सबसे पहले परिचय लेने वाले हैं। क्या लेने वाले हैं? परिचय। तो परिचय का मतलब क्या होता है, पहले ये बातों को समझ लीजिए। परिचय, देखिए हर चीज के अपनी एक परिचय होती है, हर चीजों की अपनी एक परिचय होती है। जैसे कि हमने आया और हम बोले कि जैन फ्रेंड्स आप जुड़े हैं ट्रिक्स ऑनलाइन क्लासेस होती है, हमारा परिचय का आप हमको ट्रिक्स ऑनलाइन क्लासेस पर आप देख रहे हैं, उसी को परिचय होती है। जैसे कि चैप्टर आपका 2 जो है राजा, किसान और उनकी आरंभिक अर्थव्यवस्थाएं यानी राजनीतिक व्यवस्था जो भी है, ठीक है ना, यह एक परिचय है। तो देखिए इस परिचय में क्या है, पहला आप पढ़िएगा ऋग्वेद के काल में। किसका? ऋग्वेदिक काल। इसका एक परिचय हो रहा है कि इस काल में आप क्या क्या पढ़िएगा। तो ऋग्वेदिक काल में जो आप पढ़िएगा तो यहाँ से एक एमसीक्यू प्रश्न नीचा बनेगा, तो उसको भी ध्यान से सुनिएगा। तो करा ऋग्वेदिक काल, यह वैदिक, इसका जो है 1500 ईसा पूर्व से लेकर 1000 ईसा पूर्व मानी गई है। ऋग्वेद की काल कब से कब मानी गई है? तो ऋग्वेद की काल को 1500 ईसा पूर्व से लेकर 1000 ईसा पूर्व मानी गई है। तो आपको याद रखेगा, प्रश्न कभी कभी कोई पूछ सकता है कि ऋग्वेदिक काल कब से कब तक मानी गई है। तो ऋग्वेदिक काल जो है 1500 ईसा पूर्व से लेकर 1000 ईसा पूर्व मानी गई है। क्या यहाँ तक किसी को दिक्कत? चलिए, तो यहाँ से पहला पॉइंट आपका बनता है एक प्रश्न, एमसीक्यू प्रश्न। अगला देखिए, इसमें पॉइंट कह रहा है, कुछ पॉइंट दिया गया है, कह रहा है कि हड़प्पा सभ्यता के पश्चात। अब रहा बात यहाँ पेरबंदो पश्चात की, किसकी? तो पश्चात के मतलब होता है बाद। तो आपको ये बात तो पता ही होगा कि हड़प्पा सभ्यता एक नगरीय सभ्यता था, जो हम अध्याय 1 में पढ़ा है, ठीक है ना। तो इसका भी वीडियो डाल दिया गया, आप वहां से देख सकते हैं। तो कह रहा हड़प्पा सभ्यता के पश्चात भारतीय इतिहास के विषय वस्तु। कह रहा कि इसमें जो आप पढ़िएगा चैप्टर 2 में कि हड़प्पा सभ्यता के पश्चात यानी हड़प्पा सभ्यता के बाद जो है भारत का कैसा विषय वस्तु रहा है, भारत का कैसा विषय वस्तु रहा, यह ऋग्वेद के काल पर आधारित है, यानी केंद्रित है, मतलब ऋग्वेद के काल पर क्या गया है, दिखाया गया है। दूसरा पॉइंट में कह रहा है कि इस काल में ऋग्वेद की रचना हुई थी। किसमें? तो ऋग्वेदिक काल में ही ऋग्वेद की रचना हुई थी, इसलिए इसको सबसे पुराना वेद भी माना जाता है। क्या? तो इसको सबसे पुराना वेद माना जाता है। कौन वेद? तो सबसे पुराना वेद जो है, वैदिक कहिए, वेद नहीं वैदिक कहिए, यहाँ वही हुआ वैदिक। इसको सबसे पुराना वैदिक माना जाता है। क्या माना जाता है इसको? सबसे पुराना वैदिक माना जाता है। किसको? सबसे पुराना। तो आपको पूछेगा कि सबसे पुराना वेद कौन है, तो आप प्यारे बंधु आपको याद रखिएगा कि सबसे पुराना वेद जो है, सबसे पुराना वेद ऋग्वेद है। कौन है? तो ऋग्वेद है। कौन है? सबसे पुराना वेद ऋग्वेद है। और इसमें जो है राजनीतिक सांस्कृतिक स्थिति को दर्शाता है। किसको? तो राजनीतिक और संस्कृति को दर्शाता है। कौन? तो ऋग्वेद। ऋग्वेद किसको दर्शाता है? तो राजनीतिक को और संस्कृति को। किसके काल के बाद? तो हड़प्पा सभ्यता के बाद जो है, हड़प्पा हमने आपको चैप्टर में पढ़ाया था, फिर तो पहला चैप्टर जो पढ़े थे तो वो था हड़प्पा सभ्यता से जुड़ी हुई। और आप पढ़े कि हड़प्पा सभ्यता एक नगरीय सभ्यता थी, लेकिन वह सभ्यता तो समाप्त हो गई। उसके बाद जो सभ्यता बनी तो उससे यहाँ से जो है ये एक ग्रामीण सभ्यता से प्रारंभ हुई। उसके बाद की जो सभ्यता बनी ये किस सभ्यता से प्रारंभ हुई? तो फिर से जब नई सभ्यता, दूसरी पीढ़ी की सभ्यता जो नगरी हड़प्पा सभ्यता के बाद जो शुरू हुआ, तो वो कहा है ग्रामीण सभ्यता से शुरू हुई। और इसकी ग्रामीण सभ्यताओं से जुड़ी लेकर के तब से लेकर अब तक की बात, राजनीतिक सांस्कृतिक से जुड़ी हुई बात आप ऋग्वेदिक काल में पढ़िएगा। और इसी काल में ऋग्वेद की रचना हुई थी, और यह जो है गायत्री मंत्र से संबंधित है। किससे? गायत्री मंत्र से। प्रश्न आ रहा है अगला कि उत्तर वैदिक काल। क्या कह रहा है फिर? उत्तर वैदिक काल कह रहा है, यह जो है 1000 ईसा पूर्व से लेकर 600 ईसा पूर्व मानी गई है। उत्तर वैदिक काल कब से कब तक मानी गई है? तो 1000 ईसा पूर्व से लेकर 600 ईसा पूर्व क्या गया है, मानी गई है। कह रहा है कि इस काल में, अब देखिए ऋग्वेदिक काल में एक मंत्र का उच्चारण हुआ था। ऋग्वेदिक काल में सिर्फ ऋग्वेद का ही क्या कहता रचना हुआ था। क्या हुआ था?
रचना हुआ था, ठीक है, रचना हुआ था, और इसको सबसे पुराना वेद माना जाता है। सबसे पुराना वेदिक कौन है? तो ऋग्वेदिक हो गया। अब देखिए उत्तर वैदिक काल में 3 मंत्र का उच्चारण किया गया, सामवेद, यथर्वेद, यजुर्वेद और यथर्वेद। तो प्रश्न पूछ लेगा कि सामवेद, यजुर्वेद और अथर्वेद किस काल में रचना हुई थी। इसका प्रश्न यहाँ से आ जाएगा कि सामवेद, या पूछ लेगा यजुर्वेद, या पूछ लेगा यथर्वेद। कभी कभी या तो इससे पूछ लेगा यथर्वेद की रचना किस वैदिक काल में हुआ है, किस वैदिक काल में। तो आपको प्यारे बंधु आप कहेंगे किस वैदिक काल में पूछ देगा तो आपको याद रखिएगा उत्तर वैदिक काल में। तो उत्तर वैदिक काल में 3 वैदिक मंत्र की रचना हुई है। कितना? तो 3। कौन कौन? तो सामवेद, यजुर्वेद और यथर्वेद। सबसे पुराना वैदिक पूछ ले या सबसे पुराना वैदिक वेद पूछ ले तो क्या बोलिएगा? तो सबसे पुराना हो गया ऋग्वेद। कौन हो गया? ऋग्वेद। अब इन दोनों के इतिहास यानी टाइम तो पता हो गया कि ऋग्वेद 1500 से 1000 ईसा पूर्व मानी गई, जबकि उत्तर वैदिक काल में 3 मंत्रों को उच्चारण हुआ, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्वेद। और इसका जो शासन काल, इसका उत्तर वैदिक काल का जो समय माना गया, उत्तर वैदिक काल का जो समय माना गया 1000 ईसा पूर्व से लेकर 600 ईसा पूर्व, 1000 ईसा पूर्व से लेकर 600 ईसा पूर्व। अब रहा प्यारे बंधु यहाँ से क्या कहा जाए कि बौद्ध और जैन धर्म का उदय। अब देखिए 600 ईसा पूर्व, लगभग जो है 600 ईसा पूर्व में, लगभग 600 ईसा पूर्व में बौद्ध धर्म, कौन धर्म? तो बौद्ध धर्म और जैन धर्म का उदय हुआ। मतलब उदय मतलब आना, उदय मतलब आया। तो लगभग प्रश्न पूछ लेगा कि लगभग कितने ईसा पूर्व में बौद्ध और जैन धर्म का उदय हुआ था। लगभग आप 600 के आसपास जो मिलेगा आपको, 600 ईसा पूर्व, 600 ईसा पूर्व के लगभग जो मिलेगा तो वहां पर आप टिक कर सकते हैं अपने अपने अनुभव से। तो आपको याद रखिएगा बौद्ध और जैन धर्म का जो उदय हुआ था कब हुआ था? तो 600 ईसा पूर्व में हुआ था। कहा ये धार्मिक आंदोलन ने पुराने धार्मिक विश्वासों को चुनौती दी और नए सिद्धांतों को प्रस्तुत किया। अब देखिए ये जो बौद्ध धर्म जब जैन धर्म आया, यह जो है क्या कहा जाए कि आस्तिक और नास्तिक समझते हैं नहीं, ये लोग जो है मतलब मूर्ति पूजा इत्यादि जो अभी जो पूजा हो रही है इस सब का विरोध किया था। कौन? महावीर स्वामी, गौतम बुद्ध, ये सब विरोध किया था। और इसी समय जो है क्या कहा जाए कि 600 ईसा पूर्व में बौद्ध धर्म आया और उसके बाद जैन धर्म आया। कौन धर्म आया प्यारे बंधु? तो बौद्ध धर्म आया और जैन धर्म आया। कौन आया? तो बौद्ध धर्म आया और जैन धर्म आया। करा ये एक धार्मिक आंदोलन था। करा कि यह आंदोलन जो था धार्मिक आंदोलन ने पुराने धार्मिक विश्वासों को, जो पुराने लोगों को विश्वास था उसका क्या क्या चुनौतियां दे दिया। मतलब ये क्या कहा जाए कि चुनौतियां मतलब कहा जाए कि ये सब कुछ नहीं है, ढकोसला होती है। कौन कहा? तो बौद्ध धर्म और जैन धर्म के अनुसार, बौद्ध धर्म और जैन धर्म के अनुसार इन्होंने एक चुनौतियां दे दिया था। तो यहाँ से एक बात आ रही है प्यारे बंधु कि यहाँ से आपको क्लियर हो गया होगा कि बौद्ध धर्म, आपको क्लियर हो गया होगा कि ऋग्वेद का जो समय काल है, ऋग्वेद का जो समय काल है 1500 ईसा पूर्व से लेकर 1000 ईसा पूर्व। क्लियर यहाँ तक? और यह काल जो है नगरीय सभ्यता अर्थात हड़प्पा सभ्यता की बाद की सभ्यता को दिखाया गया है ऋग्वेद में। किसको? नगरीय सभ्यता के बाद यानी हड़प्पा सभ्यता की बाद की जो सभ्यता लिखी गई है, इसकी जो हमको जानकारी मिलती है संस्कृति की, राजनीति को किस वेद से? तो ऋग्वेदिक वेद से। और इस वेद में ऋग मंत्र का उच्चारण हुआ था जो गायत्री मंत्र से संकलित है यानी कि संबंधित है। उसके बाद होता है फिर उत्तर वैदिक काल। क्या होता है? उत्तर वैदिक काल। अब उत्तर वैदिक काल में 3 मंत्रों को उच्चारण किया गया, समवेद, यथर्वेद और यजुर्वेद। समवेद, यथर्वेद या अजुर्वेद या समवेद, यजुर्वेद या अथर्वेद, कुछ भी कहिए, ठीक है। तो ये 3 मंत्रों का उच्चारण किया गया था या रचना किया गया था, ठीक है ना, रचना की गई थी। किस वेद में? तो उत्तर वैदिक काल में। कब? तो 1000 ईसा पूर्व से लेकर 600 ईसा पूर्व। कहा कि इस समय राजा निरंकुशता की ओर अग्रसर हुआ था और इसी समय जो है उत्तर वैदिक काल में ही राजा जो है निरंकुशता की ओर अग्रसर हुआ था। किसकी ओर? निरंकुशता की ओर अग्रसर हुआ था और महिलाओं की स्थिति में गिरावट हुई थी। तो किस वेद काल में जो है, किस काल में महिलाओं की स्थिति को गिरावट हुई थी, महिलाओं के शिक्षा दर स्थिति को, महिलाओं को स्वतंत्र रूप से जीने की स्थिति पर जो
प्रतिबंधित किया गया था किस काल में, तो उत्तर वैदिक काल में। यहाँ से 3-4 पॉइंट आपको याद रखिएगा, कंपटीशन लेवल से स्तर से ये भी आपको पढ़ा रहे प्यारे बंधु। और ये तो है क्लास 12 का भले ही, लेकिन आपको कंपटीशन स्तर से लगभग पढ़ा रहे हैं। तो आपको याद रखिएगा कि ऋग वैदिक काल 1500 ईसा पूर्व से लेकर 1000 ईसा पूर्व मानी जाती है। इस वेद का जो ऐतिहासिक और राजनीतिक जानकारी मिलती है हमको, जो जानकारी मिलती है, यह जानकारी नगरीय सभ्यता की बाद की जानकारी हमें प्राप्त होती है। और यहाँ से एक ग्रामीण सभ्यता से प्रारंभ हुई थी। और इस वेद में ऋग वेद का उच्चारण किया गया था या रचना किया गया था। यह सबसे पुराना वेद है जो गायत्री मंत्र से संकलित है। दूसरी पॉइंट में लिखिएगा उत्तर वैदिक काल। क्या लिखिएगा, उत्तर वैदिक काल। अब उत्तर वैदिक काल में 3 वेद की रचना हुए थे। 3 वेद कौन कौन, तो समवेद, अथर्ववेद और यजुर्वेद। समवेद, अथर्ववेद, समवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। और इसी वेद में जो राजा निरंकुशता की ओर अग्रसर हुआ था। और इससे महिलाओं की स्थिति क्या हो गई थी, खराब हो गई थी। यहाँ तक किसी को दिक्कत लिखिए, हर बार नहीं कीजिएगा, आराम से पढ़िएगा तो फिर आपको समझ में आएगा प्यारे बंधु। ओके, अगली बात की ओर चलते हैं। तो कह रहा है कि चतुर्ण व्यवस्था और इसी में जो है चतुर्वर्ण व्यवस्था। क्या प्यारे बंधु, यहाँ कह रहा है कि चतुर्वर्ण व्यवस्था। और इस वेद में जो है वर्ण के अनुसार जातों को 4 वर्ग में बांट दिया था। इस वेद में जो है वर्ण के अनुसार जातियों को 4 वर्ग में बांट दिया था। ठीक है ना, ब्राह्मण, शूद्र, वैश्य और एक क्या था, ठीक है ना, एक और है, ध्यान से हटिए, फिर हम देख लीजिएगा। ठीक है, तो क्या है कि चतुर्वर्ण इस व्यवस्था में जो है जातियों को 4 वर्ण में बांटा था। कितने, 4 वर्णों में, इसलिए इसको चतुर्वेद कहा गया। कौन कौन, ब्राह्मण, शतपथ ब्राह्मण और शूद्र और वैश्य। इस तरह से जो है प्यारे बंधुओं क्या कहा जाए कि जातियों को 4 वर्णों में विभाजित किया था, इसलिए इसको चतुर्वर्ण व्यवस्था भी कहा गया। कह रहा है कि इसकी स्थापना हुई जिसे जाति व्यवस्था को मजबूरी की, जाति व्यवस्था को एक मजबूर कर दिया और जाति व्यवस्था को 4 वर्गों में बांट दिया। कितने वर्गों में बांट दिया, 4 वर्गों में बांट दिया। कह रहा है कि बौद्ध और जैन धर्म का उदय, और इसी समय 600 ईसा पूर्व में बौद्ध और जैन धर्म का उदय हुआ था। यह बात पढ़ा दिए। अगला कहा कि महाजन पदों का उदय। अब देखिए इसी समय में 16 महाजन पद हमारे सामने आए थे। कितने महाजन पद, 16 महाजन पद। अब देखिए महाजन पद क्या होता है, जैसे मान लिया जाए कि एक छोटी सी टोली बन गया 5 गो गांव का या 7 गो गांव का टोली बन गया, तो इसको हम लोग कहेंगे जनपद। क्या बोलेंगे, जनपद। क्या बोलेंगे, जनपद। अब इसी तरह से फिर अगल में कहीं गांव है, यहाँ पर 4-5 गांव है, तो यह हुआ एक अलग जनपद, यह हुआ एक अलग जनपद। फिर एक अलग इधर से गांव बन गया, ठीक है ना, एक अलग गांव बन गया, ये एक हो गया अलग जनपद, ये हो गया अलग जनपद। अब इस तरह से जो है कई जनपद मिलकर, इस तरह से कई जनपद मिल जाता है और एक बड़ा आकृति ले लेता था, तो इसको कहते थे हम लोग महाजनपद। क्या कहते थे, महाजनपद कहते। तो अब आपको पता हो गया होगा कि महाजनपद का जो उत्पत्ति हुआ है जनपद से हुआ है। किससे, जनपद से। अब एक कभी कभी प्रश्न आ जाएगा जनपद क्या होता है प्यारे बंधुओं, तो जनपद वह स्थल होती है जहां लोग निवास करते हैं। प्रश्न कभी कभी आ जाएगा कि जनपद क्या होती है, तो जनपद वह स्थल होती है जहां लोग निवास करते हैं, उसे जनपद कहते हैं। और कई जनपद मिलकर एक महाजनपद का निर्माण किया। और इस तरह से भगवती सूत्र यानी बौद्ध क्या कहा जाए, जैन धर्म के भगवती सूत्र और बौद्ध धर्म के अनुसार जो है क्या कहा जाए कि 16 महाजन पदों का वर्णित हुआ है। किसके, 16 महाजन पदों का क्या हुआ है, चर्चा की गई। किसने, तो 16 महाजन पदों की क्या हुआ है, चर्चा की गई है। तो आपको याद रखिएगा, तो 16 महाजन पद अस्तित्व में आया जिसमें राजतंत्र और गणतंत्र व्यवस्था सम्मिलित थी। किसका, राजतंत्र और गणतंत्र व्यवस्था। उसके बाद जो है मगध साम्राज्य ने अत्यधिक शक्तिशाली और प्रमुखता प्राप्त की। और इस तरह से धीरे धीरे जो है राजतंत्र समाप्त हुई। धीरे धीरे कहीं पर राजतंत्र व्यवस्था रहा, कहीं पर गणतंत्र व्यवस्था हुआ, और जाकर के
कई महाजनपद जो बना उसमें सबसे शक्तिशाली महाजनपद बना मगध। कौन बना? मगध। कौन बना प्यारे बंधु? मगध। तो सबसे शक्तिशाली महाजनपद मगध आया। क्या आया? मगध। तो आपको याद रखिएगा, हमारे बात को फिर से सुनिए। हमने क्या बताया प्यारे बंधुओं कि महाजनपदों का उदय अगले जब बौद्ध धर्म और जैन धर्म की बाद हमारा कौन सा यहाँ पर मतलब धीरे धीरे स्टेप दुनिया बदलती गई। दुनिया क्या हुआ प्यारे बंधुओं? दुनिया बदलती गई और जब आया किस पद? तो 16 महाजनपद। तो हमने बताया कि पहले अभी हमने बताया था कि छोटी छोटी जनपद मिलकर, कई छोटे छोटे जनपद मिलकर एक महाजनपद बनाया और जिसमें सबसे शक्तिशाली महाजनपद बना था मगध। कौन बना था फिर? मगध बना था। अब यहाँ पे एक बात ये भी बताया था कि जनपद क्या होता है कि जहाँ पे लोग निवास करते हैं उसे जनपद कहते हैं। ठीक है ना। तो एक है अंगुत्तर निकाय, बौद्ध धर्म के अंगुत्तर निकाय, याद रखिएगा फिर बौद्ध धर्म के अंगुत्तर निकाय के अनुसार और जैन धर्म के भगवती सूत्र के अनुसार, जैन धर्म के भगवती सूत्र के अनुसार 16 महाजनपदों का व्याख्या किया है। कई यानी कि क्या हुआ है कि 16 महाजनपदों का चर्चा की गई है। कितनी? 16 महाजनपदों की चर्चा की गई है। और महाजनपदों में जो था प्यारे बंधुओं क्या था कि राजतंत्रात्मक और गणतंत्रात्मक थे। कैसे थे? तो महाजनपद भी दो तरह का थे, एक राजतंत्रात्मक, एक गणतंत्रात्मक। आगे चलकर क्या हुआ कि मगध महाजनपदों अत्यधिक शक्तिशाली और प्रमुखता प्राप्त हुआ। हमने बताया था कि 16 महाजनपदों में सबसे शक्तिशाली महाजनपद जो था, 16 महाजनपदों में सबसे शक्तिशाली महाजनपद जो था वो था प्यारे बंधु मगध। अब उसके बाद जब आगे चलकर कालांतर में ही मगध में ही मौर्य साम्राज्य की स्थापना हुआ। मगध में ही क्या हुआ कि मगध में ही प्यारे बंधु कालांतर में जाकर के मौर्य साम्राज्य की स्थापना हुआ। ठीक है ना। मौर्य साम्राज्य के, और मौर्य साम्राज्य की जो स्थापना माना गया वो लगभग 320 से लेकर 320 से लेकर 322 ईसा पूर्व दिया गया है। ईसा पूर्व दिया गया तो लगभग इसमें लगा हुआ फिर लगभग। तो आप इसके डिफरेंस में जो है और जो है क्या कहा जाए कि आसपास में सपने में आप चुन करके जवाब दे सकते हैं कि मौर्य साम्राज्य की जो स्थापना हुआ था 322 ईसा पूर्व में हुआ था। मौर्य साम्राज्य की स्थापना कब हुआ था? 322 ईसा पूर्व में हुआ था। कह रहा है कि 322 लगभग 322 ईसा पूर्व में चंद्रगुप्त मौर्य ने, किसने? चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य साम्राज्य की स्थापना किया था। कौन किया था प्यारे बंधुओं? तो मौर्य साम्राज्य की, यहाँ से भी एक पॉइंट आ रहा है कि मौर्य साम्राज्य की स्थापना किसने किया था? तो मौर्य साम्राज्य की स्थापना चंद्रगुप्त मौर्य ने किया था। कह रहा है कि मौर्य साम्राज्य से लेकर गुप्त साम्राज्य तक की राजनीतिक और आर्थिक की विवेचना इसी अध्याय में की गई है। कहाँ से? तो मौर्य साम्राज्य से शुरू हुई है इस अध्याय में और गुप्त साम्राज्य तक की जो चर्चा हुई है क्लास 12 के हिस्ट्री का प्यारे बंधु अध्याय 2 में इसकी चर्चा की गई है। अध्याय 2 में इसकी चर्चा की गई है। तो प्यारे बंधु आप इससे एमसीक्यू प्रश्न आती है, एमसीक्यू प्रश्न आती है और आप लोग इसका एमसीक्यू प्रश्न का जवाब दीजिएगा। क्या कहा जाए, एक मिनट देख लेते हैं यहाँ पे क्या प्रश्न को आपको दिखाई दे रहा है या नहीं अच्छी तरह से। तो फिर हम इस तरह से चलिए, हाँ इस तरह से आप लोगों को एमसीक्यू प्रश्न का वैकल्पिक दिखाई तो दे रहा है। हम इसको थोड़ी सी बड़ा करने के प्रयास कर रहे हैं जो आपको अच्छी तरह से दिखाई दे। चलिए तो प्रश्न आएगा प्यारे बंधुओं का है कि ऋग्वेद की रचना कब हुई थी। प्रश्न यहाँ आपका डी नंबर कहाँ गया जी? तो आप प्रश्न आ रहा है कि ऋग्वेद की रचना कब हुई थी। ऋग्वेद की रचना कब हुई थी? तो हमने बताया था कि ऋग्वेद की रचना जो है 1500 ईसा पूर्व से लेकर 1000 ईसा पूर्व। ऑप्शन यहाँ पर क्या हो जाएगा प्यारे बंधुओं? तो ऑप्शन ए हो जाएगी। अगले प्रश्न आ रहा है, ध्यान से पढ़िएगा और फिर जवाब दीजिएगा। हर एक पॉइंट के बाद हम एक एमसीक्यू प्रश्न को रखे हैं। प्रश्न कर रहा है कि उत्तर वैदिक काल में किस वेद की रचना हुई थी? ऋग्वेद की, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद या ब्रह्म संहिता या उपनिषद, किसकी रचना हुई थी प्यारे बंधुओं? उत्तर वैदिक काल में। तो हमने बताया था उत्तर वैदिक काल में सामवेद, यजुर्वेद और यथर्ववेद। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा प्यारे बंधु बोलिए? तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगले प्रश्न है, ध्यान से पढ़िएगा, सभी का एमसीक्यू प्रश्न है, हर एक पॉइंट के बाद एमसीक्यू दिए हैं। प्रश्न है कि महाजन
पदों में किस महाजनपद ने सबसे अधिक शक्तिशाली और प्रमुख रहा था। तो हम इस तरह से बताए थे कि कई जनपद मिलकर एक महाजनपद बना था, कई जनपद मिलकर एक महाजनपद बना था, जिसमें से भगवती सूत्र के अनुसार, जैन के भगवती सूत्र के अनुसार 16 और बौद्ध के अंगुत्तर निकाय के अनुसार 16 जहां महाजनपद थे। और इस दोनों में जो है सबसे शक्तिशाली पावरफुल जो है महाजनपद बताया गया था, वह बताया गया था प्यारे बंधुओं मगध को। तो ऑप्शन नंबर इसमें क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा प्यारे बंधु बोलिए, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन बी हो जाएगा। अगले प्रश्न आ रहे हैं, यहाँ पर से ध्यान से पढ़िएगा। अगला प्रश्न करा है कि भारत में, क्या है प्रश्न प्यारे बंधुओं, कि भारत में बौद्ध और जैन धर्मों की शुरुआत किस काल में हुई थी। कह रहा है कि भारत में जो है बौद्ध और जैन धर्म कब आया था। तो हमने बताया था कि जब वहां पर हम चैप्टर को पॉइंट को ले रहे थे कि ऋग वैदिक काल जो है ये 1500 ईसा पूर्व से लेकर 1000 ईसा पूर्व बताए थे। उसके बाद बताते उत्तर वैदिक काल में 3 वेद का रचना किया गया था, समवेद, यजुर्वेद और अजर्वेद, समवेद, यथर्वेद और यजुर्वेद। और इसका जो रचना काल बताए थे 1000 ईसा पूर्व से लेकर 600 ईसा पूर्व। अब यहाँ के बाद जो चला था बौद्ध और जैन धर्म जो आया था लगभग 600 ईसा पूर्व में आया था। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो 600 ईसा पूर्व से लेकर 300 ईसा पूर्व, 600 ईसा पूर्व से लेकर 300 ईसा पूर्व जो है प्यारे बंधुओं किसको, तो बौद्ध धर्म और जैन धर्म का उदय हुआ था। बौद्ध धर्म और जैन धर्म का उदय हुआ था। हर प्रश्न का 5 गो जो है एमसीक्यू प्रश्न दिया गया, हर एक पॉइंट के बाद, हर एक पॉइंट के बाद 5 एमसीक्यू प्रश्न दिया गया है। और आप हमारी क्लास के ध्यान पूर्वक पढ़िएगा। हम एक बातों को कई बार रिपीट करते हैं प्यारे बंधुओं, ताकि विद्यार्थियों को दिमाग में अच्छी तरह से याद हो जाए। तो आपको धैर्यता के साथ पढ़िएगा, तब फिर आपको प्रश्न का जवाब आप दे पाइएगा। कह रहा है कि मौर्य साम्राज्य की स्थापना किसने की थी। प्रश्न है कि मौर्य साम्राज्य की स्थापना किसने की थी। चंद्रगुप्त मौर्य, अशोक, बिंदुसार और कह रहा है कि समुद्रगुप्त। तो प्यारे बंधु हमने बताया था कि मगध में जो है चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य साम्राज्य की स्थापना किया था। तो इसमें कौन किया था, तो मौर्य साम्राज्य की स्थापना चंद्रगुप्त मौर्य ने किया था। किसने किया था प्यारे बंधु, तो चंद्रगुप्त मौर्य ने किया था। प्राचीन भारतीय की किसकी, प्राचीन भारतीय इतिहास के अध्ययन के स्रोत। पॉइंट आपका है जो यहाँ पे एक पॉइंट है, प्राचीन भारतीय अध्ययन के स्रोत। तो प्यारे बंधुओं आपको जो है इतिहास को अध्ययन के आधार पर 3 वर्गों में बांटा है। इतिहास के अध्ययन के आधार पर 3 वर्गों में बांटा है, प्राचीन ठीक है ना, मध्य और उसके बाद आधुनिक। क्या पढ़ा प्यारे बंधुओं, आधुनिक। तो अभी जो हम लोग यहाँ पर पढ़ेंगे प्यारे बंधुओं प्राचीन भारतीय इतिहास के अध्ययन के स्रोत। हम प्राचीन भारतीय के बारे में पढ़ेंगे और इसके लिए हमारे पास कौन कौन से स्रोत है। स्रोत मतलब होता है मार्ग, मार्ग मतलब कहे तो रास्ता। हम किस तरह क्या क्या चीज को अध्ययन जब हम करेंगे तो हमको प्राचीन भारत के बारे में पता चलेगा कि हमारे प्राचीन भारतीय कैसे थे। तो इसके लिए कह रहा है प्यारे बंधुओं कि प्राचीन भारतीय इतिहास के स्रोत प्रमुखतः 3 वर्गों में है। कह रहा है कि प्राचीन भारतीय इतिहास को जानने के लिए हमें 3 वर्गों को, यानी कि हम पढ़ रहे प्यारे बंधु हमने बताया कि प्राचीन, हमने बताया था प्यारे बंधु कि भारतीय इतिहास को जानकारी हेतु, भारतीय इतिहास को जानकारी हेतु इसको 3 वर्ग में रखा गया। एक प्राचीन, दूसरी मध्य और तीसरी आधुनिक। क्या होगा प्यारे बंधु, आधुनिक। अब हम यहाँ पर पढ़ेंगे प्यारे बंधु प्राचीन भारतीय इतिहास। तो प्राचीन भारतीय इतिहास को जानकारी हेतु हमारे पास फिर 3 वर्ग है। कौन कौन, तो एक है साहित्यिक स्रोत और एक है प्यारे बंधु पुरातात्विक स्रोत और तीसरा है प्यारे बंधु विदेशी यात्रियों के विवरण। ध्यान से पढ़िएगा। हमने बताया कि प्राचीन भारतीय इतिहास को जानकारी हेतु हमारे पास 3 स्रोत मतलब 3 रास्ता है। और ये 3 रास्ता को यदि हम ध्यान से अध्ययन करें तो हमें जा करके प्राचीन भारतीय इतिहास की हमें जानकारी प्राप्त हो सकती है। उसके लिए क्या क्या पढ़ना है, साहित्यिक स्रोत, पुरातात्विक स्रोत और विदेशी यात्रियों का विवरण। अब हमने क्या किया कि यहाँ पर 2 को स्टॉक में रख दिए। स्टॉक कहिए कि दोनों का भी रोक कर रखना है। अभी हम पहला पढ़ेंगे साहित्यिक स्रोत। मतलब क्या है कि हम प्राचीन भारतीय इतिहास के 3 स्रोत,
तीन स्रोत। कौन कौन? साहित्यिक स्रोत, पुरातात्विक स्रोत और विदेशी यात्रियों के विवरण। इसमें अभी जो हम इसको स्टॉक में रख दिए, स्टॉक कहे तो अब इसको एक्स्ट्रा में रखे हैं। अभी जो हम पढ़ेंगे प्यारे बंधुओं साहित्यिक स्रोत के बारे में पढ़ेंगे। फिर कह रहा है कि साहित्यिक स्रोत कह रहा है कि साहित्यिक स्रोत को भी दो वर्गों में बांटा है। साहित्यिक स्रोत के कितने वर्ग में बांटा है प्यारे बंधुओं? तो याद रखिएगा साहित्यिक स्रोत को भी दो वर्गों में बांटा है। तो प्रश्न पूछ लेगा कि साहित्यिक स्रोत को कितने वर्ग में बांटा है? तो साहित्यिक स्रोत को दो वर्गों में बांटा है। प्रश्न पूछ लेगा कि प्राचीन भारतीय इतिहास को अध्ययन के आधार पर कितने वर्ग में बांटा है? तो प्राचीन भारतीय इतिहास के स्रोत को अध्ययन के आधार पर तीन वर्गों में बांटा है। साहित्यिक, पुरातात्विक और विदेशी यात्रियों का विवरण। हमने साहित्यिक, पुरातात्विक और विदेशी यात्रियों के विवरण को स्टॉक किया और उसके बाद हम आगे बढ़ाया साहित्यिक स्रोत। साहित्यिक स्रोत को भी दो वर्गों में विभाजित किया। साहित्यिक स्रोत को भी दो वर्गों में विभाजित किया। पहला हो गया प्यारे बंधुओं धार्मिक स्रोत, और दूसरा हो गया लौकिक साहित्य या धर्मेंतर साहित्य। क्या हो गया? धर्मेंतर साहित्य। क्या हो गया? धर्मेंतर साहित्य। तो आपको याद रखिएगा साहित्यिक स्रोत के भी कितने वर्गों में बांट दिया? तो साहित्यिक स्रोत के प्यारे बंधुओं दो वर्गों में बांटा। साहित्यिक स्रोत को भी कितने वर्गों में बांटा? दो वर्ग में। एक हो गया साहित्यिक स्रोत, दूसरा होगा लौकिक साहित्य या धर्मेंतर साहित्य। क्या हो गया? धर्मेंतर साहित्य। अब इसमें भी फिर हम इसको अभी जो स्टॉक में रखेंगे और उसके बाद हम फिर बढ़ाएंगे धार्मिक साहित्य को। तो कह रहा है कि धार्मिक साहित्य। अब देखिए प्यारे बंधुओं धार्मिक साहित्य को भी धर्म साहित्य को पुनः चार वर्गों में विभाजित कर दिया। अब ध्यान से पढ़िए, हमने क्या कि प्राचीन भारतीय इतिहास के स्रोत को जानने के लिए, यानी कि प्राचीन भारतीय इतिहास को जानने के लिए हमारे पास तीन स्रोत दिए। प्राचीन भारतीय इतिहास को जानने के लिए हमारे पास तीन स्रोत, साहित्यिक स्रोत, बोलिए पुरातात्विक स्रोत और विदेशी यात्रियों के विवरण। इसमें दो गो स्टॉक में किसको रखें? पुरातात्विक स्रोत और विदेशी यात्रियों के विवरण। आगे हम किसको बढ़ाएं? तो साहित्यिक स्रोत को। साहित्यिक स्रोत को भी अध्ययन से आधार पर इसको दो वर्गों में बांटा। साहित्यिक स्रोत को भी अध्ययन के आधार पर कितने वर्गों में बांटा? दो। एक बांटा धार्मिक स्रोत, दूसरा हो गया लौकिक साहित्य या धर्मेंतर साहित्य। अब इसको भी इसको में भी क्या किया कि लौकिक साहित्य को स्टॉक में रखा। आगे बढ़ाए किसको? तो आगे बढ़ाया प्यारे बंधुओं धार्मिक साहित्य को। किसको? धार्मिक साहित्य को। अब जब धार्मिक साहित्य को आगे बढ़ाए ये भी स्टॉक में चले गया, फिर उसके बाद ये दोनों भी स्टॉक में चले गया। अब देखिए प्यारे बंधुओं धार्मिक साहित्य को भी चार वर्गों में विभाजित किया गया। कितने? चार वर्गों में बांटा गया। पहला ब्राह्मण साहित्य, बौद्ध साहित्य, जैन साहित्य और महाकाव्य। याद रखिएगा पहला कौन हो गया? तो यहाँ पर भी चार वर्ग में बांटा गया। ब्राह्मण साहित्य, बौद्धिक साहित्य, बौद्ध साहित्य और जैन साहित्य और महाकाव्य। अब यहाँ पर हम फिर चार गो में तीन गो को स्टॉक कर दिए। तीन गो क्या कर दिए प्यारे बंधुओं? स्टॉक कर दिए। ठीक है ना? तीन गो यहाँ पर तीन, यहाँ तीन था। ठीक है ना? तो यहाँ करेगा इसको जो हम क्या किया, हम तीन गो को हम स्टॉक में कर दिए। फिर अब हम यहाँ से बढ़ाए किसको? ब्राह्मण साहित्य को। किसको? ब्राह्मण साहित्य को। तो पहले सबसे पहले जो इतना सा आप अध्ययन किए, इससे कैसे कैसे एमसीक्यू प्रश्न आता है यह ध्यान से पढ़िएगा। ध्यान से पढ़िएगा तो फिर बोलिएगा। हमने एक फिर से इसको इतना को ध्यान से आप जान जाइए। उसके बाद हमारा जो एमसीक्यू प्रश्न यहाँ दिया गया है आप उसका जवाब अच्छी तरह से दे दीजिएगा और फिर आपको दिक्कत नहीं होगा। तो हमने पढ़ा रहा था फिर प्राचीन भारतीय इतिहास को जानने के लिए हमारे पास तीन स्रोत है। स्रोत मतलब होता है रास्ता। पहला हम क्या बोले? साहित्यिक स्रोत। दूसरा क्या बोले थे? पुरातात्विक स्रोत। तीसरा क्या बोले थे? तो विदेशी यात्रियों का विवरण। अब यहाँ पर हम जो है पहला को आगे बढ़ाएंगे, दूसरा को रखेंगे, दूगो को पुरातात्विक स्रोत को और किसको रखेंगे? विदेशी यात्रियों को विवरण को। उसको हम स्टॉक में किए। अब आगे बढ़ा कौन? तो साहित्यिक स्रोत। अब साहित्यिक स्रोत को जब आगे बढ़ाए तो उसको अध्ययन के आधार पर इसको भी दो वर्गों में विभाजित कर दिया गया। एक धार्मिक साहित्य और दूसरा लौकिक साहित्य या धर्मेंतर साहित्य। अब फिर इसको धार्मिक साहित्य को स्टॉक में किए, हम बढ़ाएं धार्मिक साहित्य को आगे। धार्मिक साहित्य को अध्ययन के आधार पर फिर इनको चार वर्ग में बांट दिया। कितने वर्ग में बांट दिया फिर बंधुओं? धार्मिक साहित्य को भी अध्ययन के आधार पर चार वर्ग में बांट दिया। कौन कौन? ब्राह्मण साहित्य। कौन कौन बोले फिर बंधुओं? तो ब्राह्मण साहित्य,
बौद्ध साहित्य, जैन साहित्य और बोलिए महाकाव्य। तो कौन कौन बोलिए? ब्राह्मण साहित्य, बौद्ध साहित्य, जैन साहित्य और महाकाव्य। अथवा बोले तो धार्मिक साहित्य के कितने वर्ग में बांटा? तो धार्मिक साहित्य को 4 वर्ग में बांटा। धार्मिक साहित्य को 4 वर्ग में बांटा। ब्राह्मण साहित्य, अगला बोलिए बौद्ध साहित्य, अगला बोलिए जैन साहित्य, फिर महाकाव्य। अब प्यारे बंधु यहाँ से जो फिलहाल एमसीक्यू बनता है इसका जवाब दीजिए। उसके बाद फिर हम आगे पढ़ाएंगे ब्राह्मण साहित्य क्या है, फिर आगे पढ़ाएंगे बौद्ध साहित्य क्या है, फिर आगे पढ़ाएंगे जैन साहित्य क्या है, फिर आगे पढ़ाएंगे महाकाव्य साहित्य क्या है। उसके बाद यहाँ पढ़ाने के बाद फिर हम लौकिक साहित्य के लेंगे। लौकिक साहित्य जब समाप्त हो जाएगा तो फिर यहाँ 2 को जो स्टॉक है उसमें से दूसरा को स्टार्ट करेंगे हम लोग पुरातात्विक साहित्य को। फिर जब खत्म हो जाएगा तो फिर हम लोग आगे तीसरा इसका पढ़ाएंगे विदेशी यात्रियों का विवरण। तो इस तरह से हमारा प्रोग्राम होने वाला है प्यारे बंधुओं। आप हमारे वीडियो के इन तक बने रहिएगा और आपको अच्छा लगे तो प्यार लौटाते रहिएगा। और एमसीक्यू के लिए आप रहिए तैयार। आ रही आपके एमसीक्यू प्रश्न, तो ध्यान से पढ़िएगा, एमसीक्यू प्रश्न का जवाब दीजिएगा। प्रश्न कह रहा है प्यारे बंधु, ध्यान से सुनिएगा। प्रश्न कह रहा है आपका यहाँ पर दिया गया है कि प्राचीन भारतीय इतिहास के अध्ययन के प्रमुख स्रोत कितने भागों में विभाजित किया गया है। कहा कि प्राचीन भारतीय इतिहास को जानकारी हेतु हमको जो है प्रमुख स्रोत कितने वर्ग में बांटा गया। तो प्राचीन भारतीय के, ध्यान से प्रश्न को पढ़िएगा और जवाब दीजिएगा। प्राचीन भारतीय इतिहास के अध्ययन के प्रमुख स्रोत को कितने वर्गों में विभाजित किया गया है। तो प्राचीन भारतीय इतिहास को अध्ययन के स्रोत को मुख्यतः कितने वर्गों में? तो 3 वर्गों में। क्या कितने प्यारे बंधुओं? तो 3 वर्गों में। कौन कौन बोले? तो कौन कौन वर्गों में? तो हमने बोला था कि साहित्यिक स्रोत, क्या बोले थे? साहित्यिक क्या बोले थे प्यारे बंधुओं? साहित्यिक स्रोत पहला हो गया। दूसरा हम लोग बोले थे प्यारे बंधुओं पुरातात्विक स्रोत दूसरा बोले थे। और तीसरा बोले थे हम लोग प्यारे बंधुओं विदेशी यात्रियों का विवरण। क्या हो जाएगा? विदेशी यात्रियों का विवरण। याद रखिएगा। तो प्राचीन भारतीय इतिहास को जानकारी तो हमारे पास 3 वर्ग स्रोत है, तो ये तो आपको याद रखिएगा। अगले पॉइंट पर बढ़ते हैं। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर जो हो जाएगा, ऑप्शन हो जाएगा, क्या कहा जाए तो ऑप्शन जो हो जाएगा प्यारे बंधुओं बी हो जाएगा 3। अगला प्रश्न है, ध्यान से पढ़िएगा। अगला प्रश्न है कि साहित्यिक स्रोत को कितने प्रकार में बांटा गया है। तो हमने फिर से बताया था कि जब साहित्यिक स्रोत को भी 3 वर्गों में बांटा था। 2 वर्गों में एक बांटा था प्यारे बंधुओं। एक पहला था धार्मिक स्रोत, क्या था? तो धार्मिक साहित्य था। क्या था प्यारे बंधुओं? तो धार्मिक साहित्य था। धार्मिक साहित्य कितने था प्यारे बंधुओं? तो धार्मिक साहित्य था। और दूसरा था प्यारे बंधुओं लौकिक, क्या था? लौकिक साहित्य। तो कौन इसमें मिल रहा है प्यारे बंधुओं? कौन मिल रहा है? तो यहाँ पर देखिए धार्मिक साहित्य और लौकिक साहित्य, प्राचीन और आधुनिक। ये तो हो नहीं सकता है। शास्त्रीय और ये हो नहीं सकता है। लोक काव्य और ऐतिहासिक हो नहीं सकता है। तो ऑप्शन इसमें क्या हो जाएगा प्यारे बंधुओं? ऑप्शन ए हो जाएगा। प्रश्न क्या जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न ध्यान से सुनिएगा। तो ऑप्शन वहां देखिए मिल रहा है। आपका अगला प्रश्न आ रहा है प्यारे बंधुओं एमसीक्यू में आपका अगला प्रश्न आ रहा है। ध्यान से पढ़िएगा। प्रश्न करा है कि धार्मिक साहित्य के अंतर्गत कौन कौन सा स्रोत नहीं आता है। ध्यान से पढ़िएगा प्यारे बंधुओं। धार्मिक साहित्य के अंतर्गत कौन सा स्रोत नहीं आता है। तो धार्मिक साहित्य के अंतर्गत ब्राह्मण साहित्य तो है ही, बौद्ध साहित्य है ही, जैन साहित्य है ही और महाकाव्य ये भी है। तो क्या हो जाएगा प्यारे बंधुओं? इसको देख लिया जाए। धार्मिक साहित्य के अंतर्गत कौन सा साहित्य नहीं आता है। तो धार्मिक साहित्य के अंतर्गत यहाँ पर ध्यान से पढ़िएगा तो महाकाव्य नहीं आता है। देखिए धार्मिक साहित्य में क्या है? धार्मिक साहित्य में ब्राह्मण साहित्य है, बौद्धिक साहित्य है और जैन साहित्य। लेकिन महाकाव्य जो है प्यारे बंधुओं इसमें नहीं, ऑप्शन नहीं बताए थे। अच्छा चलिए कोई दिक्कत नहीं, आगे बढ़िए, थोड़ा सा हो जाएगा आगे चल के क्लियर। अगला प्रश्न प्यारे बंधुओं बौद्ध, क्या ध्यान से पढ़िएगा। कह रहा है कि बौद्ध साहित्य किस धर्म साहित्य के अंतर्गत आता है। ध्यान से पढ़िएगा। प्रश्न कर रहा है कि बौद्ध साहित्य जो है किस धर्म साहित्य के अंतर्गत आता है। हिंदू धर्म, बौद्ध धर्म, जैन धर्म, संस्कृत साहित्य। तो क्या हो जाएगा प्यारे बंधुओं? बौद्ध साहित्य जो है बौद्ध धर्म के अंतर्गत आता है। बौद्ध साहित्य जो है किस धर्म के अंतर्गत आएगा प्यारे बंधुओं? तो बौद्ध धर्म जो है
बौद्ध धर्म के अंतर्गत आता है। अगली बात है यहाँ पे फिर बंधु आपका अगला पॉइंट आ रहा है सभी का एमसीक्यू, सभी के 5-5 एमसीक्यू प्रश्न दिया गया। फिर बंधु ध्यान से हमारी बातों को पढ़िएगा तब आप एमसीक्यू को सही से जवाब आप दे पाइएगा, अन्यथा फिर आपको समस्याएं आएंगी। प्रश्न आ रहा है फिर बंधु कि प्राचीन भारतीय इतिहास के अध्ययन के लिए महाकाव्य किस साहित्य स्रोत के अंतर्गत आता है? महाकाव्य किस साहित्य स्रोत के अंतर्गत आता है? किस साहित्य स्रोत के अंतर्गत आता है? कह रहा पुरातात्विक नहीं हो सकता, पुरातात्विक विदेशी यात्री नहीं हो सकता है, फिर कह रहा धार्मिक यह भी नहीं हो सकता। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। फिर बंधु ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा, लौकिक साहित्य। कौन सा हो जाएगा फिर बंधु? तो ऑप्शन क्या था? ओम शांति। क्या था फिर बंधु? महाकाव्य के प्राचीन भारतीय इतिहास के अध्ययन के लिए महाकाव्य है प्यारे बंधुओं। चलिए किस साहित्य के अंतर्गत? तो आपको याद रखेगा धार्मिक साहित्य के अंतर्गत आता है। महाकाव्य के अंतर्गत आता है ना पूछे बिंदु, हमको नहीं समझ में दिख लेते इसलिए। चलिए क्या हो जाएगा? ऑप्शन यहाँ बी हो जाएगा। ऑप्शन बी हो जाएगा। आपका प्रश्न आ रहा है कि ब्राह्मण साहित्य के विचार विबंधु। तो आप देखिए ध्यान से फिर ब्राह्मण साहित्य, तो हमने बताया था कि ब्राह्मण साहित्य को भी 4 वर्गों में बांटा है। ब्राह्मण साहित्य को कितने? तो ब्राह्मण साहित्य को 4 वर्गों में बांटा है। कितने वर्ग में? तो 4 वेद। अब ब्राह्मण साहित्य में पढ़िए फिर कराए कि ब्राह्मण साहित्य में 4 वेद दिया गया। वेदों की संख्या कितनी है? 4। वेदों की संख्या कितनी है? ऑब्जेक्टिव एमसीक्यू प्रश्न आ जाएगा कि वेदों की संख्या कितनी है? तो वेदों की संख्या 4 है। वेदों की संख्या 4 है। ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। तो आपको याद रखिएगा प्रश्न पूछ लेगा। प्रश्न आपका यह आ सकता है कि ब्राह्मण साहित्य के अंतर्गत वेदों की संख्या कितनी है? तो ब्राह्मण साहित्य के अंतर्गत जो वेद की संख्या 4 है। कौन कौन? ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। तो यहाँ से आपका अगला प्रश्न आ सकता है यहाँ से कि ब्राह्मण ग्रंथ क्या जाएगा? ब्राह्मण ग्रंथ में आपको यहाँ से ब्राह्मण ग्रंथ में आपको ध्यान से पढ़ना है। ब्राह्मण ग्रंथ में आएगा करा ब्राह्मण ग्रंथ, करा इन ग्रंथों में ऐत्रेय क्या है? ऐत्रेय हो गया, कौशिकी हो गया, शतपथ हो गया और क्या होगा? वात्स्ययन, ये सब जो है फिर बंधु ये सब क्या है? तो ब्राह्मण ग्रंथ के अंतर्गत है। कितने हैं? ये सब ब्राह्मण ग्रंथ के अंतर्गत है। फिर अर्णयक, क्या हो गया? अर्णयक करा यह विशेष ग्रंथ वेदों के आंतरिक अर्थों पर प्रकाश डालते हैं। ये जो ग्रंथ है क्या कर रहा है? ये विशेष ग्रंथ वेदों के आंतरिक अर्थों पर प्रकाश डालते हैं। इसमें कह रहा है कि जंगलों अर्णयक, जिसमें जो है ऋषि मुनि लोग क्या करते थे? तपस्या करते थे, उसके के बारे में इसमें चर्चा की गई है। फिर आया उपनिषद। तो यहाँ से कई बार प्रश्न को एक उठाता है और बोर्ड में कि उपनिषदों की संख्या कितनी है? तो आपको याद रखिएगा उपनिषदों की संख्या 108 है। कुछ प्रमुख उपनिषद के बारे में यहाँ पर दिखाया गया है। तो प्रश्न का आपका कई बार आपका यहाँ से आ सकता है, एक विज्ञाई क्वेश्चन बन रहा है कि उपनिषद की संख्या कितनी है? तो उपनिषद की संख्या कितनी है? तो 108 है। उपनिषद की संख्या 108 है। उसके बाद यहाँ से एक प्रश्न आता है वेदांग। तो आपको इस तरह से याद रखिएगा, वेदांग की बात करें यहाँ से वेदांग, यहाँ से एक विज्ञाई क्वेश्चन एक यहाँ से बनता है। यहाँ से कई बार परीक्षा में पूछी जाती है कि वेदों की संख्या कितनी है? तो वेदों की संख्या 108 है। कभी कभी प्रश्न पूछ लिया जाएगा कि वेद कितना है, उपनिषद की संख्या कितना है प्यारे बंधुओं? तो 108 कभी कभी पूछ लेगा। वेद कितना है? वेद तो वेद 4 बोलिएगा, वेद 4 बोलिएगा। ऋग्वेद, अथर्ववेद, सामवेद, यजुर्वेद। सबसे पुराना वेद ऋग्वेद, सबसे पुराना वेद ऋग्वेद, ठीक है ना, जो गायत्री मंत्र से संकलित है। उसके बाद बोलेगा वेदांग। क्या बोलेगा? वेदांग। कह रहा है कि वेदांग जो है ये 6 है। आपको याद रखिएगा, तो वेदांग पूछ ले प्यारे बंधुओं तो वेदांग आप 6 बोलिएगा। वेद पूछ ले तो 4 बोलिएगा। वेद पूछ ले तो 4। अब इसको जो है कौन कौन? तो आपको एक नंबर मान रखिएगा शिक्षा। तो इस तरह से शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त हो गया। उसके बाद 1 2 3 4 हो जाएगा। फिर उसके बाद हो जाएगा छंद और हो जाएगा ज्योतिष। क्या हो जाएगा?
तो ज्योतिष। अब इसको एक ट्रिक्स आपको याद करने के लिए आपको इसके ट्रिक्स है कि इस तरह से आपका देखिएगा, ज्योतिष नाम के एक लड़का बनाइएगा, ज्योतिष नाम के एक लड़का है, ठीक है, कल्पना यानी कल्पना नाम की लड़की है, दोनों शिक्षा के बारे में चर्चा कर रही है। चर्चा किसका? शिक्षा का। दोनों आपस में बैठकर शिक्षा के बारे में चर्चा कर रही है। और शिक्षा के बारे में क्या पूछ जांच कर रहा है? व्याकरण से संबंधित, व्याकरण से संबंधित बातों को पूछ जांच कर रहा है। और कहता है कि छंद निरुक्त है। क्या कहता है? कि छंद, इधर से बात कर रहा है कि छंद निरुक्त है। क्या है? छंद निरुक्त है। मेरी बातों का हुआ कि आपको प्रश्न कर देगा कोई कि वेदांग कितने हैं, तो बोलेगा वेदांग 6 है, वेदांग 6 है। कभी कभी पूछ लेगा कि किन्हीं 6 वेदांगों के नाम लिखिए, तो आपका देखेगा ज्योतिष नाम की कोई लड़का है, कल्पना नाम की लड़की है, कल्पना से कल्प ले लीजिएगा। दोनों आपस में बैठ करके शिक्षा के बारे में चर्चा कर रही है। और दोनों बैठ कर क्या पूछ जांच कर रहा है? तो व्याकरण के बारे में। और कह रहा है कि छंद निरुक्त है। इस तरह से आपको याद हो गया होगा कि वेदांग कौन कौन है। तो बोलेगा ज्योतिष, कल्प, शिक्षा। ज्योतिष, कल्प, शिक्षा, व्याकरण, छंद, निरुक्त। पहला क्या बोलेगा? ज्योतिष। दूसरा क्या बोलेगा? कल्प। तीसरा क्या बोलेगा? शिक्षा। और चौथा क्या बोलेगा? व्याकरण। पांचवा क्या बोलेगा? छंद। छठा क्या बोलेगा? निरुक्त। तो इस तरह से जो वेदांग कितने हैं? 6 है। उसके बाद आता है प्यारे बंधु साहित्यिक स्रोत। क्या होता है? स्मृति साहित्य। क्या आती है? स्मृति साहित्य, ठीक है ना। तो इसमें जो है प्यारे बंधु, इसमें जो है धर्मशास्त्र, जीवन कर्तव्य और इससे संबंधित जो है बातों को रखा गया है, इससे संबंधित बातों को रखा गया। अब यहाँ से आता है पुराण। यहाँ से भी कई बार जो है बोर्ड में VVI प्रश्न उठती है कि पुराणों की संख्या कितनी है। तो आपका देखिएगा पुराणों की संख्या 18 है। यहाँ से कुछ VVI क्वेश्चन यहाँ से आया कि पूछ लेगा उपनिषद की संख्या कितनी है। तो उपनिषद 108 है, उपनिषद 108 है। वेद 4 है। वेद क्या है? तो वेद पूछ ले तो 4 बोलेगा। वेद 4 है। सबसे पुराना वेद पूछ ले, सबसे पुराना वेद पूछ ले तो बोलेगा ऋग्वेद। और ऋग्वेद जो है ऋग वैदिक काल में प्रारंभ हुई थी। उत्तर वैदिक काल में 3 वेद को लिखा गया था। उत्तर वैदिक काल में 3 वेद, सामवेद, यजुर्वेद और यथर्वेद। यथर्वेद को सबसे नया या मतलब नया अवेद माना गया है, ठीक है ना। तो यहाँ से आपको याद रखना। अब रहा प्यारे बंधु इसका MCQ प्रश्न। इसका MCQ प्रश्न जवाब दीजिएगा। 5 MCQ प्रश्न है, ठीक है। तो MCQ प्रश्न आपको याद रखना। प्रश्न आपका आंसर आ रहा है कि ब्राह्मण साहित्य में कौन सा वेद आते हैं? ब्राह्मण साहित्य में कौन सा वेद आते हैं? प्रश्न आ रहा है यहाँ पर से आपका, ब्राह्मण साहित्य में कौन सा वेद आते हैं? तो आपको याद रखिएगा प्यारे बंधु। कह रहा है कि A नंबर कह रहा है कि ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, यथर्वेद। फिर कह रहा है यहाँ पर ऑप्शन बी दिया हुआ है, कह रहा है कि क्या है? बृहदारण्यक। और कह रहा है कि छंदोग्य और मुंडक। फिर यहाँ से उपनिषद, स्मृति साहित्य और यहाँ तैत्तिरीय, पंचविश, इस प्रकार से वेद दिया गया है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा प्यारे बंधु? ऑप्शन ए हो जाएगा। ऑप्शन ए हो जाएगा। ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और यथर्वेद जो है ये ब्राह्मण साहित्य की वेद है। किसकी? ब्राह्मण साहित्य की। अगला आ रहा है आपका यहाँ से, आपका अगला ऑप्शन आ रहा है यहाँ से, आपका अगला प्रश्न है प्यारे बंधुओं कि ब्राह्मण ग्रंथों में कौन सा ग्रंथ नहीं है? ब्राह्मण ग्रंथों में कौन सा ग्रंथ नहीं है? तो आपका ध्यान से पढ़िएगा, ब्राह्मण ग्रंथों में कौन सा ग्रंथ नहीं है। तो कह रहा है यहाँ पर ऐतरेय ब्राह्मण, शतपथ ब्राह्मण, मुंडक उपनिषद और वेदांग। तो क्या है कि ब्राह्मण ग्रंथों में कौन सा वेद, कौन सा ग्रंथ नहीं पूछ रहा है, कौन सा ग्रंथ नहीं है। तो आपको क्या दीजिएगा? वेदांग। वेदांग जो है ब्राह्मण ग्रंथों में सम्मिलित नहीं है। वेदांग जो है इसमें सम्मिलित नहीं है। अगला आपका आ रहा है यहां से, आपका अगला प्रश्न आ रहा है यहां से कि उपनिषद की कुल संख्या कितनी है? उपनिषद की कुल संख्या कितनी है? इसका अभी कई चर्चा की गई थी। 100 है, 108 है, 50 है, 25 है। तो आपको याद रखिएगा उपनिषद की संख्या हम बताए थे कितना? तो 108। उपनिषद कितना है? 108 है। कई जगह आप देखते होंगे कि यह एक जो है सनातन धर्म से एक
प्रमुख संख्या माना गया है, मुख्य संख्या माना गया है। यही वजह है कि सनातन धर्म के हर शुभ कार्यों में श्री श्री 108 लिखी जाती है। तो आपको यहाँ पता चलेगा कि 108 क्यों लिखी जाती है। यह हमारा एक जो है प्रमुख उपनिषद है 108, और इसी 108 उपनिषदों में सारे मंत्र और देवी देवताओं को स्मरण किया जाता है। इसलिए हर प्रकार की शुभ कार्यों में श्री श्री 108 की चर्चा की जाती है। तो आपको यहाँ से आपको ये बात समझ आएगा उपनिषदों की संख्या कितनी है। तो उपनिषद जो है 108 है, उपनिषद 108 है। यहाँ के बाद आपका अगला प्रश्न आ रहा है, प्रश्न कि वेदांगों में कौन सा अंग वेदों के व्याकरण से संबंधित है। वेदांगों में कौन सा अंग वेदों के व्याकरण से संबंधित है। शिक्षा, छंद, व्याकरण, निरुक्त। शिक्षा, छंद, व्याकरण, निरुक्त। तो क्या हो जाएगा आपको यहाँ पर प्रश्न, तो बोलिए तो क्या हो जाएगा। तो व्याकरण, क्या हो जाएगा। तो व्याकरण हो जाएगा। अगला प्रश्न आ रहा है यहाँ पर आपका अगला प्रश्न है प्यारे बंधु आपका यहाँ से कि कह रहा है कि पुराणों की कुल संख्या कितनी है। पुराणों की कुल संख्या कितनी है। कह रहा है कि 18 है, 24 है, 12 है, 10 है। तो आपका देखिएगा प्यारे बंधु पुराणों की कुल संख्या क्या है। 18 है। पुराणों की कुल संख्या क्या है। 18 है। अब उसके बाद आता है यहाँ से प्यारे बंधु आपका बौद्धिक साहित्य से जुड़ी हुई बात। तो बौद्धिक साहित्य से जुड़ी हुई बात हम अगले चैप्टर में बनाएंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में। यहाँ तक के लिए सभी को जय हिंद।